हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। जैसा कि आपको पता है, हम ब्लैक बुक जो जीएस की है, ब्लैक बुक उसकी सीरीज चला रहे थे। ब्लैक बुक जीएस की किताब की सीरीज चला रहे थे। उसमें हम लोग प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पूरा ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का इतिहास आज से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपने हमारी पूरी वीडियोस पहले वाली नहीं देखी हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वो वीडियोस देखें जिसमें हमने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत कंप्लीट किया है। आप जाइए तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी हमारे चैनल पर विजिट करने के बाद, एसएससी ब्लैक बुक जीएस के नाम से। तो उसमें ये ब्लैक बुक की सारी वीडियोस लाइन से डली हुई है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए करिए और वीडियोस पे कमेंट करके बताया करिए वीडियोस आपको कैसी लग रही। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लगातार आपको वीडियोस हमारी प्राप्त होती रहे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो को बिना किसी देरी के। जो आधुनिक इतिहास, सॉरी दोस्तों, एक 1 मिनट। इसमें जो पहला फैक्ट होगा आधुनिक इतिहास में, यूरोपीय लोगों का आगमन हम देखने वाले हैं। तो भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण किया? तो पुर्तगालियों ने किया था कोचीन में। पुर्तगालियों ने कहा? कोचीन, केरल में पहले किले का निर्माण किया था पुर्तगालियों ने। वास्को डिगामा भारत किस वर्ष कालीकट कोझिकोड पहुंचा था? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट कोझिकोड पहुंचा था। मट्टनचेरी पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो केरल में। मट्टनचेरी पैलेस कहाँ है? केरल में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए जीएस समानी आती है जो कि आड़ी टेढ़ी आती है, आपको भी पता होगा। तो ऐसी क्वेश्चन आते हैं। मट्टनचेरी पैलेस आपने कभी नहीं सुना होगा, तो मट्टनचेरी पैलेस कहाँ है? केरल में। ऐसे याद रखिएगा। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर कब हस्ताक्षर हुए? भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, ठीक है, कब हस्ताक्षर हुए? तो 19 दिसंबर 1961 को, 19 दिसंबर 1961 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को। पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। कौन था प्रथम वायसराय? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। उसके बाद अल्बुकर्क आया था। ठीक है, तो पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर नीति पेश की गई थी? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा ही ब्लू वाटर नीति पेश की गई थी। ब्लू वाटर नीति किसके द्वारा? फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा ही पेश की गई थी। गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क था। ठीक है, अल्फांसो द अल्बुकर्क था जिसने गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक, किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा किया? तो 1510 में गोवा पर कब्जा किया था अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। 1498 में जो लोग आए थे, कौन आया था? वो आया था पहला जो यात्री था वास्को डिगामा, 1498 में आया था और 1510 में इन्होंने गोवा पर कब्जा भी कर लिया दोस्तों। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है प्रथम भारत में पुर्तगाली संस्कृति के निशान कहाँ पाए जाते हैं? आज भी पाए जाते हैं गोवा में। को बहुत सारे चर्च हैं, वो लोग वहाँ पर देखो सबसे पहले गोवा में आए और सबसे बाद में गोवा से गए। ठीक है, लगभग 1961 में ये गोवा से गए थे। ठीक है, तो फिर ये सबसे पहले आए थे 1498 में, सबसे बाद में गए, इसलिए गोवा में इनके स्थायी संस्कृति के निशान मिलते हैं। भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश पुर्तगाल ही था। ठीक है, पुर्तगाल का था वास्को डिगामा, इसलिए पुर्तगाल ने 1498 पहले समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत के लिए। भारत सबसे पहले आने वाले और अंत में जाने वाले यूरोपीय पुर्तगाली ही थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए तो पुर्तगाली ही थे। 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार किन के नियंत्रण में था? तो पुर्तगाली के नियंत्रण में था। ठीक है, 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार किसके अंतर्गत था? तो पुर्तगाली के अंतर्गत। विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी? तो वेंकट द्वितीय ने। जो वेंकट द्वितीय शासक था, इसने विजयनगर का था ये, और इसने पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी। ठीक है, वेंकट द्वितीय ने। वह पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया था? वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मसाले। ठीक है, मसाले के लिए वो लोग ही आए थे। ठीक है, और पुर्तगालियों ने हमें तंबाकू खाना सिखाया था, ये ध्यान रखिएगा। तंबाकू खेती पहले भारत में नहीं होती थी, वो पुर्तगालियों ने चालू करवाई।
किस यूरोपीय देश ने केरल में सबसे पहले व्यापार केंद्र शुरू किया? तो पुर्तगाली व्यापारी पुर्तगाल ने केरल में सबसे पहले क्या व्यापार केंद्र शुरू किया। और कोचीन में इनने पहला किला बनवाया था, जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ युद्ध में मारा गया? पुर्तगालियों के साथ। गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह पुर्तगालियों के साथ युद्ध में मारा गया। ठीक है। प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बरबोसा प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बरबोसा कहाँ से था? तो पुर्तगाल से ही था। कौन? दुआर्ते बरबोसा। ठीक है, 2-3 बार नाम बोलेंगे। दुआर्ते बरबोसा कहाँ से था? पुर्तगाल से था, दुआर्ते बरबोसा। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? तो कृष्णदेव राय था। जो कृष्णदेव राय था वो पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का क्या था? मित्र था। कृष्णदेव राय पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था। ठीक है। यूरोप में आमतौर पर कपास के वस्त्रों को क्या नाम दिया गया था जो पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लिए गए थे? तो उसे क्या लिया था? कैलिको कहा गया था। तो यूरोप में जो कपास के वस्त्र लेके गए थे ये लोग, कहाँ से? भारत से, यूरोप पुर्तगाली। उसे जब उधर ले गए तो उसको नाम दिया गया कैलिको। क्या नाम दिया गया? कैलिको। भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी? तो वो थी पुलिकट। डचों की सबसे पुरानी बस्ती थी। ठीक है, पुलिकट। ठीक है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा था? तो रेड ड्रैगन जहाज था। भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेज जहाज कौन था? रेड ड्रैगन नाम था अंग्रेज जहाज का। भारत आने वाला सबसे पहला जहाज अंग्रेजी जहाज ये था। बंगाल में किस स्थान पर 1651 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा व्यापार करने और कारखाने बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कासिम बाजार में। बंगाल में पूछा गया है। तो बंगाल में किस स्थान पर 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा व्यापार करने और कारखाना बनाने की अनुमति दी थी? तो वो कासिम बाजार था। ठीक है, बंगाल में 1651 में दी गई थी ये अनुमति। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1600 में हुई थी। ठीक है, 1600 में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और 1609 में आए थे कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब अपने उन्होंने भेजे थे, अपने दूध भेजना स्टार्ट कर दिया था 1609 के करीब। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में मुगल बादशाह कौन था? तो तब अकबर था। 1600 में अकबर था, लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद कौन बनता है? जहांगीर। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर बनता है। कौन बनता है? जहांगीर। तो जहांगीर के शासनकाल में इनके दूत आए और परमिशन लेने के लिए आए थे। ठीक है, जैसे थॉमस रो आए थे। ठीक है, थॉमस रो। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली उपस्थिति किस वर्ष दर्ज की थी? वो 1608 में करी गई थी। कब? 1608 में। ठीक, 1608 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली उपस्थिति दर्ज करी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किस भारतीय शहर में उतरी थी? तो सूरत में उतरी थी। कहाँ? सूरत में उतरी थी सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी। किस समुद्री बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उद्भव के बाद में गिरावट आई? तो सूरत। ठीक है, तो किस समुद्री बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद गिरावट आई? तो वह है सूरत। कौन सा है? सूरत बंदरगाह। आगे आता है जो फैक्ट है वह है अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? सूरत में ही किया था। ठीक है, उनने कहाँ किला बनवाया था? कोचीन में बनवाया था। अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक केंद्र क्रमशः सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में स्थापित किए। तो पहले क्रमशः मतलब पहले सूरत में, फिर मद्रास में, फिर बॉम्बे में, फिर कलकत्ता में। पहले सूरत में, फिर मद्रास में, फिर बॉम्बे में, फिर कलकत्ता में। ठीक है, ऐसे करके स्थापित करे। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था। हमने देखा था पुर्तगालियों ने पहला किला कहाँ बनवाया था? कोचीन में बनवाया। ठीक, और अंग्रेजों ने पहला किला कहाँ बनाया? फोर्ट सेंट जॉर्ज ये नाम था, और वो बनवाया था मद्रास में। कहाँ बनवाया था? मद्रास में बनवाया था। ठीक, किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल 1615 से 1619 बिताए? तो सर थॉमस रो थे, ये ब्रिटिश राजदूत थे। इन्होंने 1615 से 1619 तक 4 साल मुगल दरबार में बिताए थे। ठीक है, कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम था? तो फोर्ट विलियम नाम था। कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा बना था जो क्या किला, उसका नाम था फोर्ट विलियम। और फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ था? मद्रास में। वो पहला किला बनवाया था अंग्रेजों ने। ऐसे रिवीजन के साथ पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आए।
भारत में पूर्वी तट कौन सा है? ये भारत का है, ठीक है। तो ये है पूर्वी तट, ये वाला, ये सब पूर्वी तट है और ये होता है पश्चिमी तट, ठीक है। कौन सा? पश्चिमी तट। आगे बढ़ते हैं। तो भारत में पूर्वी तट पर किस यूरोपीय उपनिवेशवादियों की बस्ती नहीं थी? तो किसकी नहीं थी? डेनिश की नहीं थी, डेनिश की नहीं थी। डेनिश बहुत ही छोटे एरिया में सिमट के रहे थे, वो शुरू से ही ज़्यादा बड़े फैल नहीं पाए थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो 1658 में। कौन सा क्वेश्चन क्या है? फ्रांसीसी यात्री के नाम क्या है उसका? फ्रैंकोइस बर्नियर। नाम पे ध्यान देंगे और सन पे ध्यान देंगे, यहीं से फैक्ट बनेंगे, हमारे दिमाग में क्लिक हो जाए इसलिए। तो फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? 1658 में फ्रैंकोइस बर्नियर भारत आया था, ठीक है। 1658 में फ्रैंकोइस बर्नियर भारत आया था, ठीक, 1658 में। और 1651 में अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था, 1651 में अनुमति मिली थी। 1651 में देखो ये रहा, 1651 में बंगाल में, 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा व्यापार करने और कारखाने बनाने की अनुमति कासिम बाजार में दी गई थी। कब? 1651 में। और 1658 में कौन आया था? फ्रांसीसी का। तो दोस्तों ये 1658 में फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांसीसी यात्री भारत आया था, ठीक है, 1658। पौंडीचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे जिन्होंने फ्रांसीसी कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने की कोशिश करी थी? तो वो थे फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, ठीक। तो ये पौंडीचेरी के गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्लेक्स। इन्होंने चाहा था कि फ्रांसीसी कंपनी एक शक्तिशाली कंपनी बने, ठीक है। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो पौंडीचेरी थी, पौंडीचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश की क्या थी? राजधानी थी पौंडीचेरी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान फ्रांसीसी समझौते में शामिल नहीं था? पौंडीचेरी, गोवा, माहे और कराईकल। तो गोवा शामिल नहीं था फ्रांसीसी समझौते में, बल्कि पौंडीचेरी, माहे और कराईकल तीनों शामिल थे, ठीक है, तीनों शामिल थे, गोवा नहीं था। गोवा किसकी था? उपनिवेश था, वो पहले से पुर्तगालियों का था, अंत तक रहा, ठीक है। शुरुआत उन्होंने की 1510 से और 1961 तक ये रहा पुर्तगालियों के अंडर में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी का अधिग्रहण किससे किया था? फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने पौंडीचेरी का अधिग्रहण किससे किया था? तो बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल था, ठीक है, बीजापुर के सुल्तान से किया था, ठीक है, बीजापुर के सुल्तान से किया था पौंडीचेरी का अधिग्रहण फ्रांसीसियों ने, ठीक है। 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि किसके द्वारा भारत लाए गए? तो यूरोपीय लोगों द्वारा, ठीक है। शर्ट और पतलून, स्कर्ट, ये सब शर्ट, पैंट, स्कर्ट, ये सब किसके द्वारा? यूरोपीय लोगों द्वारा भारत में लाए गए थे, यूरोपीय लोगों द्वारा भारत में लाए गए थे। ब्लैंक्स में बॉम्बे द्वीप को पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था। तो 1661 था, 1661 में बॉम्बे द्वीप को पुर्तगालियों द्वारा दहेज में अंग्रेजों को दे दिया गया, ठीक है, 1661 में बॉम्बे द्वीप। पौंडीचेरी की नींव कब रखी गई? तो 1673 में पौंडीचेरी की नींव रखी गई, 1673 में पौंडीचेरी की नींव रखी गई। आगे बढ़ते हैं, आराम से पढ़ेंगे। पुडुचेरी पर डचों ने कब कब्जा किया था? तो 1693 में। पांडिचेरी की नींव रखी गई थी 1673 में, 1673 में। और पुडुचेरी पर डचों ने कब्जा कब किया? 1693 में, 20 साल बाद उस पर कब्जा कर लिया डचों ने। अलीवाल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1846 में, 1846 में अलीवाल का युद्ध लड़ा गया, 1846 में, 1846 में अलीवाल का युद्ध लड़ा गया, ठीक है, अलीवाल का युद्ध लड़ा गया। आगे आता है आधुनिक इतिहास ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। आधुनिक इतिहास ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, इसे देखते हैं। कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता में निर्णायक साबित हुई? एंग्लो और फ्रांसीसी, इंग्लिश और फ्रांसीसी के बारे में उसके थे वांडीवास की लड़ाई, जो कि कब हुई थी? 1760 में हुई थी, 1760 में हुई थी वांडीवास की लड़ाई। ये निर्णायक साबित हुई थी किसमें? एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता में। किस घटना में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? तो बक्सर की लड़ाई थी 1764 में, जिसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय तीनों हार गए थे, ठीक है। तो ये थी बक्सर की लड़ाई 1764। आगे आता है 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब एवं मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेना के बीच कौन सी लड़ाई लड़ेगी? तो बक्सर की लड़ाई, मैं बता चुका हूं आपको। बक्सर के युद्ध में
अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था, हेक्टर मुनरो ने। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था प्लासी के युद्ध के। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था शुजाउद्दौला और किसके बीच? अंग्रेजी सेना के बीच। तो प्लासी के युद्ध समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। ब्लैंक्स को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी 1757, 23 जून 1757। ठीक है, 23 जून 1757। ठीक है, 23 जून 1757 डेट भी याद रखिए, तो डेट इंपॉर्टेंट। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की थी? तो वो था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, अंग्रेजों ने भारत में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजी सत्ता हासिल करी थी और बक्सर की लड़ाई के बाद वो फिक्स्ड हो गए थे एकदम। ठीक है, सबको हरा चुके थे। प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार एक मुख्य कारण थी कि उनके एक सेनापति जो कि था मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध ही नहीं लड़ा था। मीर जाफर ने क्या दे दिया? धोखा दे दिया था। बाद में खुद ये राजा बनना चाहता था, लेकिन बाद में ये केवल कठपुतली बन के रह गया था अंग्रेजों की। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? मीर जाफर या मीर जाफर। ठीक, मीर जाफर ने धोखा दिया था। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट। आगे जो फैक्ट, प्लासी में हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और मीर जाफर को फिर नवाब बना दिया गया। ठीक है, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला सभी, ठीक है, क्या थे? बंगाल के नवाब थे। क्या थे? बंगाल के नवाब थे। ठीक है, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, ठीक है, ये सब बंगाल। फिर मीर जाफर बना था, लेकिन वो केवल कठपुतली मात्र था। आगे जो फैक्ट है, शुजाउद्दौला शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि 1765 में की। ठीक है, 1774 के प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्लाओं को पराजित करने वाले अवध के नवाब का क्या नाम था? शुजाउद्दौला। अवध के नवाब का क्या नाम था? शुजाउद्दौला। 1774 में, देखो 1774 में रोहिल्लाओं का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? रोहिल्ला का युद्ध, जिसमें रोहिल्लाओं को पराजित करने वाले अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला। पहला मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767-1769 में लड़ा गया था, जो कि किसकी संधि के साथ खत्म हुआ? तो मद्रास की संधि के साथ खत्म हुआ था। पहला कौन सा? आंग्ल मैसूर युद्ध। इसे आंग्ल मैसूर युद्ध इसलिए कहते हैं, इसमें अंग्रेजों और मैसूर की सेना ने लड़ाई की थी। टीपू सुल्तान, उनके पापा हैदर अली। मद्रास की संधि के साथ पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो खत्म हुआ था। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो 80 से 84 द्वितीय हुआ। ठीक है, पहला वाला 67 से 69, ठीक है, उसके बाद 80 से 84 दूसरा वाला। ठीक है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1784 में मंगलोर की संधि करी। कौन सी संधि करी? मंगलोर की संधि। देखो, पहला जब युद्ध हुआ था 1767 से 1967 से 69 तक, तो उसमें हुई कौन सी संधि? उसमें हुई मैसूर की संधि। मैसूर की संधि। ठीक, और दूसरे वाले में जो संधि हुई वो किसकी हुई? 80 से 84। 80 से 84 उसमें हुई मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि। दो और हुए थे दोस्तों, लास्ट वाले में श्रीरंगपट्टन की संधि हुई। तीसरा हुआ था दोस्तों। ठीक है, तीसरा जो आप आया, हाँ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर की? तो वो थी श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। तो 3 संधि हुई और 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध कब? 67 से 69, 67 से 69। ठीक है, दूसरा युद्ध, सॉरी दोस्तों 1 मिनट। हाँ, तो पहला युद्ध जो हम लोग देख रहे थे दोस्तों वो था आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69 तक हुआ था। क्या हुआ? 67 से 69 तक हुआ, जिसमें हुई मैसूर की संधि। ठीक है, कौन सी? मैसूर की संधि। और दूसरा हुआ 80 से 84 हुआ। 80 से 84 17 है, इसके सबके आगे 17 है। ठीक है, 17 80 से 84, उसमें हुई मंगलौर की संधि। जो तीसरा हुआ, आखिरी हुआ 1790 से 1794 के मध्य। ठीक है, उसमें हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। और आखिरी में फिर इन्हें मार दिया गया। टीपू सुल्तान को 1799 में लॉर्ड वेलेजली ने मार दिया और फिर यहाँ से कर्नाटक फिर उन्होंने हड़पनी वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं,
सहायक संधि के थ्रू ले लिया अपने अंडर में, ठीक। 1799। तो हमने देख चुका हम देख चुके श्रीरंगपट्टनम की 1792 में। सॉरी दोस्तों, मैंने 94 बताया था, 1792 कर लेना। 1790 से 1792 तक हुई थी, ठीक है। 92 में श्रीरंगपट्टनम संधि हुई। 1799 में लॉर्ड वेलिजली ने मार दिया किसे? टीपू सुल्तान को। आगे बढ़ते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान की भी संधि हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की? 1793 में। स्थायी बंदोबस्त कब शुरू किया? 1793 में। मैसूर के खिलाफ किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः जीत हासिल करी? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है। और उस बात में मर भी गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े गए? 4 लड़े गए, ठीक है। किस युद्ध में एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया गया? श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम थी। कौन सी राजधानी? श्रीरंगपट्टनम थी। एंग्लो मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया एंग्लो मैसूर युद्धों के बाद, ठीक है। सगौली की संधि पर अंग्रेजों और गोरखाओं या नेपाल के बीच हस्ताक्षर हुए थे। गोरखा नेपाल के थे, तो अंग्रेजों और नेपाल के बीच सगौली की संधि के बीच हस्ताक्षर हुए थे। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों ने के साथ सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? वाडियारों ने किया था। वाडियार वंश ने शासन किया था। वडगांव का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1779 में वडगांव का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। वडगांव का अधिवेशन हुआ था 1779 में। ब्रिटिश राजस्व अभिलेखों में महल एक राजस्व संपदा है जो एक गांव या गांव का समूह हो सकता है, ठीक है। ब्रिटिश राजस्व अभिलेखों में महल क्या है? एक राजस्व संपदा है जो एक गांव या गांव का समूह हो सकता है। श्रीरंगपट्टनम किला कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने बंगाल में किसानों को जूट उगाने के लिए राजी या मजबूर किया था। क्या उगाने के लिए? जूट। आज भी बंगाल में जूट सबसे ज़्यादा होता है भारत में, ठीक है। जूट से बोरे बनाए जाते हैं, जो आप पैकेट वगैरह देखते हो ना, बोरे का थैला, सुतली देखते होगे, तो वो जूट से ही बनाया जाता है। तथाकथित ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। एक कमरे में डाल दिया था अंग्रेजों को, ठीक है। फिर कहा जाता है वो मरे हुए निकले, फिर इस पे युद्ध करवाया प्लासी वाला। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अली नगर किया था? तो कलकत्ता का। सिराजुद्दौला जिसने 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा, उसने अली नगर नाम रख दिया था। किसका? कलकत्ता का, अली नगर। अली नगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? तो सिराजुद्दौला ने। अली नगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? तो सिराजुद्दौला ने की थी, ठीक है। 1757 प्लासी के युद्ध के बाद की थी, ठीक है। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने पंजाब में किसानों को गेहूं उगाने के लिए राजी या मजबूर किया था, ठीक है। पंजाब में गेहूं, बंगाल में जूट, ठीक है। और कहीं कहीं नील की खेती के लिए जबरदस्ती किया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है, यंडोबा की संधि के साथ समाप्त हुआ था। कौन सी संधि? यंडोबा। आंग्ल बर्मा तो यंडोबा, ठीक है। समझ लेना, थोड़ा ऑकवर्ड वर्ड है, तो फिर उस हिसाब से बर्मा को रिलेट करना यंडोबा की संधि से। ऑप्शन में ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो यंडोबा ही देख लेना, याद आ जाएगा। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली, जिन्होंने पहला युद्ध लड़ा था। दूसरे युद्ध में टीपू सुल्तान ने लड़ा था, ठीक है। दूसरे युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी, हैदर अली की। किसे मैसूर का बाघ, मैसूर का शेर कहते हैं? तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से कौन प्रेरित था? तो टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे, ठीक है। जो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, ठीक है, उससे प्रेरित थे। अफीम युद्ध में भारत के किस पड़ोसी देश के खिलाफ ब्रिटेन ने भारतीय सिपाहियों और भारतीय सेना का इस्तेमाल किया था? तो चीन। अफीम युद्ध में भारत के किस पड़ोसी देश के खिलाफ ब्रिटेन ने भारतीय सिपाहियों और भारतीय सेना का इस्तेमाल किया था? तो चीन। अफीम युद्ध अंग्रेजों और चीन के बीच लड़े गए थे। अफीम युद्ध। कलकत्ता 1772 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया था। 1772, सॉरी दोस्तों 1 मिनट,
कलकत्ता 1772 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया था। 1772 में कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया था। ठीक है, बाद में 1911 में दिल्ली बनाया गया था। अगला जो फैक्ट है वो 1911 तक कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी था, याद कीजिए दोस्तों। तो 1911 तक कौन था, कलकत्ता था, फिर दिल्ली बनाया गया। 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए सिपाहियों ने किस स्थान पर समुद्री मार्ग से जाने से इनकार किया था, तो बर्मा जाने से इनकार किया था। ठीक है, समुद्री मार्ग से, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि समुद्र पार करने से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट होता है। ठीक है, ऐसी इस प्रकार से किसको ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की इकाई के रूप में जाना जाता है, था भूमि का आकार विविध था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसे लगभग 1/3 एकड़ में मानवीकृत किया, तो वो था बीघा। क्या था, बीघा। किसको ब्रिटिश शासन से पहले भूमि का माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था, भूमि का आकार विविध था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसे लगभग 1/3 एकड़ में मानकीकृत किया, तो वो था बीघा। क्या था, बीघा। 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था, तो बंगाल था। 1905 से पहले, फिर बंगाल का क्या हुआ था, टुकड़े करते, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर ऐसे करके करता गया। 1919 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी, बंगाल का विभाजन हुआ, ये तो नहीं हुआ, 1905 में हुआ था। इसके लिए स्वदेशी आंदोलन में चलाया गया था, यही आंसर भी है। फिर भी देख लेते सब। मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार, ये 1919 में हुआ था। रोलैक्ट एक्ट पारित 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्लैंक्स में पुर्तगालियों को हराया था। सुवाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया था। किसने, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुवाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया था। ठीक है, भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था, तो असम में अहोम वंश का शासन था, असम में। अहोम विद्रोह 1828 का नेता कौन था, तो गोमधर कुंवर अहोम विद्रोह का नेता था। ठीक है, 1828 में हुआ था यह अहोम विद्रोह। इसका नेता कौन था, गोमधर कुंवर। तलाताल घर भारत के किस राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है, तो तलाताल घर कहाँ है, असम में। तलाताल घर कहाँ है, असम में है। और असम में कौन सा अहोम विद्रोह हुआ था, 1828 में हुआ था, नेता गोमधर कुंवर था। आज़ादी से पहले किस भारतीय क्षेत्र को पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गोमस्त बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्र करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांच करने के लिए एक वेतनभोगी नौकर था, उसे कहते थे गोमस्त। गोमस्त कौन था, बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्र करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए एक वेतनभोगी नौकर था। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्ष शासन किया था। कितने वर्ष, लगभग 200 वर्ष। ठीक है, 1600, जैसे जैसे एक अंदाज़ा लगाते हैं तो 1600 के लगभग वो आए थे। ठीक है, 1600 के लगभग में आए थे। अन्य फिर व्यापार पर करते थे। पूरा जो कब्जा किया उन्होंने 1757 से उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। और फिर कब गए, 1950 में गए। ठीक है, तो लगभग 200 साल उन्होंने पूरा शासन किया। 1947 में गए। टीपू के अंतर्गत भू राजस्व एकत्र किया जाता था, किसके द्वारा, मुख्य रूप से टीपू द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारियों द्वारा भू राजस्व इकट्ठा किया जाता था। 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था, तब नवाब कौन था, वाजिद अली शाह था। अवध के अंतिम नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह। ठीक है, 1856 में इसे कुशासन के आरोप में अवध पर कब्जा किया था। अवध पर कब्जा कुशासन के आरोप पर कुशासन का आरोप लगाकर कब्जा किया था। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध पर कब्जा कैसे किया था, तो कुप्रशासन का आरोप लगाकर किया था। बाकी हड़प नीति तो वो चला ही रहा था उधर। ठीक है, वर्ष 1818 ईस्वी में मराठों के आत्मसमर्पण के बाद तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ और मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। कब, 1818 के बाद मराठा साम्राज्य का अस्तित्व खत्म हो गई। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था, इसमें पूरी तरह से मराठी सेना खत्म हो गई और मराठों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन के साथ कहाँ भेजा गया, तो बिठूर भेज दिया गया था। पेशवा जो था उसको पेंशन के साथ बिठूर भेज दिया गया, बिठूर। ठीक,
हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर किस वंश का शासक था? तो माणिक्य वंश का। त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर माणिक्य वंश का शासक था। कौन से वंश का? माणिक्य वंश का। ठीक है, माणिक्य वंश का शासक कौन से कहाँ पर था? त्रिपुरा पे। आगे आते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? तो मालाबार मतलब केरल वाला क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। वर्ष ब्लैक्स में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया तो 1849 में। ठीक है, और जो राजा थे दिलीप सिंह, उन्हें पेंशन भेके लंदन भेज दिया गया था रुपये देके। ठीक है, तो 1849 में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर पूरा कब्जा कर लिया। तात्या टोपे की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो 1859 में। ठीक है, तब जो विद्रोह के बाद हुआ था 1857 क्रांति के बाद 1859 में उनकी हत्या कर दी गई। मराठा साम्राज्य अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? 1782 में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, परंतु ये संधि ज़्यादा चल नहीं पाई थी। ठीक है, और फिर लड़ाइयाँ इनके बीच में होती रही। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यवकृत नीति, हड़प नीति सबसे पहले किस रियासत पर लागू? सतारा, जैतपुर, संबलपुर ऐसे करके चली गई थी। ठीक है, बाद में झांसी भी इसी हड़प नीति के थ्रू लिया गया था। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, झांसी। सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1897 में। कौन सा युद्ध? सारागढ़ी। ये युद्ध इंपॉर्टेंट है, जो कि ज़्यादा हाईलाइट नहीं रहते। सारागढ़ी का युद्ध ज़्यादा हाईलाइट नहीं रहता। ये 1897 में हुआ था। कब हुआ था? 1897 में हुआ था। ठीक, सारागढ़ी का युद्ध। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने असम में खेती करने वालों को चाय उगाने के लिए राजी या मजबूर किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने असम में चाय उगाने के लिए मजबूर किया, बंगाल में जूट और पंजाब में गेहूँ। जब अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की, तब किसने हथियार उठाया और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन को नेतृत्व दिया? रानी चेन्नम्मा। जब अंग्रेजों ने कित्तूर कौन सा राज्य? कित्तूर राज्य को पर कब्जा करने की कोशिश करी, तो किसने हथियार उठाया और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया? तो रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठाया और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया कित्तूर पर कब्जा करने पर। आगे आते हैं, कुछ ही क्वेश्चंस रह गए। वाडियार वंश का शासन किस स्थान पर था? तो मैसूर पर था। बाद में इसको टीपू सुल्तान जी ने कवर कर, उनके पिता हैदर अली ने कवर कर लिया था। 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? सर यूरोज ने, कैप्टन यूरोज ने की थी। सर ये तो हटाओ, यूरोज ने की थी। 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी यूरोज ने की थी। अधिमिलन पत्र इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? त्रावणकोर के दीवान। अधिमिलन पत्र इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन, इस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? त्रावणकोर के दीवान। त्रावणकोर के दीवान। सूरत की संधि पर अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, सूरत की संधि के बीच अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच हस्ताक्षर हुए थे। सूरत की संधि पर में अंग्रेजों और रघुनाथ राव। वर्तमान में कोलकाता का गठन 1690 में 3 गांव कालीकट, गोविंदपुरी और सुल्तानती, ये सुल्तानती को मिलाकर कब गया था? 1690 में। ठीक है, 1690 में 3 गांव कौन कौन से थे? कालीकट, गोविंदपुरी और सुल्तानती। कालीकट, गोविंदपुरी और सुल्तानती 1690 में कोलकाता का नाम दिया गया था। जॉब चार्नोक इसके वास्तुकार थे कोलकाता के। चलिए, तो मैं अभी ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आधुनिक भारत के हम 2 टॉपिक इसमें कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपसे वही गुजारिश करता हूँ, वीडियोस को लाइक कर दीजिए करिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। कोई आप इश्यू बताना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि लगातार आपको अच्छी वीडियोज़ यहाँ पर प्रोवाइड होते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।